हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है आपका आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे बिना देरी किए। आइए शुरुआत करते हैं। वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत इसी की होती है। वर्गीकरण क्या होता है? समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों को बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गों को भिन्न भिन्न भागों में बांट देते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का उद्देश्य, वर्गीकरण यही होता है कि जो आंकड़े हैं या कुछ समूह है, उसको विभिन्न भिन्न वर्गों में बांट देना वर्गीकरण कहलाता है। अब जानते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। वर्गीकरण के उद्देश्य, तो आपको बता दूं वर्गीकरण के उद्देश्य का मीनिंग क्या है। मतलब जो वर्गीकरण, हम आंकड़ों को विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, वो क्यों बांटते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसको समझते हैं। इसलिए बांटते हैं क्योंकि सरल और संक्षिप्त। जब आंकड़े एक ही साथ रखे हों और बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हें पहचानना, उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब हम आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांट देंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे? सरल हो जाएंगे। हमारे लिए कैसे हो जाएंगे? सरल हो जाएंगे। और संक्षिप्त मतलब छोटे भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? आगे बात करते हैं उपयोगी। जब आंकड़े संक्षिप्त हो जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे, समझ में आने लगेगा, और सरल हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे? हमारे लिए उपयोगी होंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनुसंधान करता है। अनुसंधान करता वही होता है जो आंकड़े एकत्रित करने रहता है, उसे हम अनुसंधान करता कहते हैं हिंदी भाषा में। तो अनुसंधान करता आंकड़े एकत्रित करने गया। क्या क्या आंकड़े एकत्रित करने गया? जैसे घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने राशन कार्ड बने हैं, कितने आधार कार्ड बने हैं, और आपका रूम है या रेंट पर रहते हो या आपका मकान है। ये आंकड़े एकत्रित करने गया। एग्जाम्पल लिया हमने आपको। कोई अनुसंधान करता है, वो आंकड़े एकत्रित करने गया है। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ये तीनों आंकड़े एकत्रित करने गया। उसने एक पे उतार लिया कि हाँ, इस घर में इतने सदस्य पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, और इतने सदस्य कुल हैं। समझ में आया? ये वो आंकड़े एकत्रित करने गया। ठीक है, गया। अब उसके बाद सारे आंकड़े आ गए, तो उसे क्या करेंगे? हम विभिन्न विभिन्न रूपों में वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे अनपढ़ की सूची बना रखी है हमने, अनपढ़ लोग कितने हैं, शिक्षित लोग कितने हैं, और कुल लोग कितने हैं। ठीक है, तो हमने सूची बना ली। तो जितने अनपढ़ लोग आए उसमें हमने डाल दिए इस घर में इतने हैं, और जितने पढ़े लिखे लोग या शिक्षित लोग आए उसमें हमने लिस्ट में डाल दी, और कुल कितने हैं वो डाल देंगे। ऐसे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जैसी जनसंख्या में, भारत जैसे देश में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं, मतलब अनपढ़ हैं। ये हम पता कर सकते हैं। तो जब हम आंकड़े आए तो हमने बांट दिए। तो यही होता है कि आंकड़ों को बांटना वर्गीकरण कहलाता है। इसीलिए हम बांटते हैं क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी हो, हमें पता चल सके। हमने आंकड़ों को बांटा, कैसे हो गए? वो सरल हो गए, संक्षिप्त हो गए, छोटे हो गए, क्योंकि वो आंकड़े सभी के सदस्य के थे, लेकिन 3 भागों में हमने बांट दिया, तो वो कैसे हो गए? सरल हो गए और संक्षिप्त हो गए। आगे बात करते हैं उपयोगी। ये हमारे लिए उपयोगी क्यों हुए? ये उपयोगी हमारे इस प्रकार हुए क्योंकि हमने क्या किया? इन आंकड़ों का प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया। हमने लिस्ट से नाम उठाकर बताया ना कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? उपयोगी हो गए। तीसरी बात, तुलना में सहायक। तुलना कैसे? उसी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तुलना, अब हम तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं कि कितने लोग शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। इनके बीच तुलना की जाएगी तो पता चल जाएगा शिक्षित पढ़े पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं या अनपढ़ लोग ज्यादा हैं। ये तुलना भी करने में सहायता करता है। चौथा, आकर्षण एवं प्रभावशाली। जब आंकड़े एक ही प्रकार के होंगे, एक ही तरह के होंगे, अलग अलग हमने बांट दिया जिस प्रकार, तो वो कैसे लगेंगे? प्रभावी लगेंगे, आकर्षण लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है, बात है विभेदनकारी। वही होता है विभेदनकारी, मतलब विभिन्न भागों में बांट दिया। समझ में आया आपको? 3 मार्क्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी 3 पॉइंट उठा लेने हैं और उनको उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर देना। समझ में आया? चलते हैं हम आगे की ओर। वर्गीकरण की विधियां।
और जो वर्गीकरण है उसकी कुछ विधियां हैं, वो 4 विधियां हैं, हम समझते हैं। पहली विधि है समयानुसार। ये समयानुसार विधि क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, समयानुसार वर्गीकरण क्या होता है। तो वह वर्गीकरण जो समय के अनुसार बांट दिया जाता है वो समय अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। जैसे वर्ष 2022 में, क्या वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 200 क्विंटल हुआ है। कितना हुआ, 200 क्विंटल, ठीक है। और 2023 में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 250 क्विंटल हुआ है। तो समय के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, तो ये समय अनुसार वर्गीकरण कहलाएगा। समय के अनुसार कैसे किया, 2022 2023, ये क्या है, समय है। तो हमने जब समय के अनुसार वर्गीकरण किया तो क्या हो गया, ये समय अनुसार वर्गीकरण हो गया। समझ में आया आपको। आगे चलते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक होता है क्षेत्र और राज्य के स्तर पर हम वर्गीकृत कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, उसे हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, भौगोलिक वर्गीकरण क्या होता है, जिसे हम क्षेत्र और राज्य के आधार पर बांट देते हैं, वो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। एक उदाहरण की सहायता से हम फिर समझते हैं। मान लीजिए पंजाब है, क्या है, मैं लिख देता हूं, पंजाब है, पंजाब में 200 क्विंटल, क्या क्विंटल, 200 क्विंटल चावल उत्पादन हुआ है। क्या हुआ है, पंजाब में 200 क्विंटल चावल उत्पादन हुआ है। वहीं बिहार में 300 क्विंटल चावल उत्पादन हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसे राज्य के स्तर पर या क्षेत्र के स्तर पर बांट दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है भौगोलिक वर्गीकरण। जिसे क्षेत्र और राज्य के स्तर पर बांट देते हैं उसे हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे पंजाब में चावल का उत्पादन कितना हुआ, बिहार में चावल का उत्पादन कितना हुआ। इस प्रकार जब हम क्षेत्र के आधार पर या राज्य के आधार पर बांट देते हैं तो हम उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी में समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं हम। तीसरा आपका जो वर्गीकरण है वो है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है, गुणात्मक वर्गीकरण होता है, क्या होता है, जिसे गुणों के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है, उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। फिर रिपीट करता हूं, गुणात्मक वर्गीकरण उसे कहते हैं जिसे गुणों के आधार पर बांट दिया जाता है, उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आया। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, साधारण और बहुगुणी। इन पर चर्चा करेंगे। साधारण होता है जो होने और न होने पर भी होता है, क्या कहेंगे, साधारण वर्गीकरण वह वर्गीकरण होता है जो होने और न होने दोनों पर होता है। जैसे पुरुष या स्त्री, पुरुष है तो स्त्री तो होगी, ये हो या ना हो ये किस में आता है, साधारण वर्गीकरण में आता है। दूसरे की बात करते हैं बहुगुणी। बहुगुणी मतलब जिसमें बहुत सारे गुण होंगे। समझ में आया। देखो जैसे एक कारखाना है, उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, श्रमिक। तो कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, तो ये तो साधारण हो गया। लेकिन कुछ शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित हैं, तो ये क्या हो गया, बहुगुणी हो गया। क्योंकि कुछ शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित हैं, तो ये उनके गुण पर निर्भर करता है। तो ये कौन सा गुण हुआ, बहुगुणी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण है। कैसे, पहले तो एक कारखाना है, उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रमिक के बाद महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं, और उसके बाद शिक्षित और अशिक्षित लोग काम कर रहे हैं। तो 3 से 4 गुण आप देख रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, गुणात्मक बहुगुणी, बहुगुणी वर्गीकरण हुआ, बहुगुणी गुणात्मक वर्गीकरण हुआ। आगे बात करते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब मात्रा के आधार पर दिया गया है। मतलब हम सीधा कह सकते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण वह वर्गीकरण होता है जो संज्ञाओं में दिया होता है। समझ में आया। चलते हैं हम आगे की ओर, जिसे कहते हैं हम चर। आप जान लेते हैं चर क्या होता है। चर वह होता है जिसे हम माप सकते हैं, क्या, जिसे हम माप सकते हैं और
समय के अनुसार बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं और समय के साथ बदलता रहता है। उदाहरण तापमान। सर्दी, जब सर्दी आएंगी तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब गर्मी आएंगी तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो ये इसे माप भी सकते हैं और ये समय के अनुसार बदलता भी रहता है, इसलिए ये क्या हुआ, चर हुआ। बात करते हैं दूसरा, वजन। वजन आपने देखा होगा कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, समय के साथ बदल रहा है ना। जब आप फैटली खाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, आपका वजन ज्यादा हो जाएगा, और जब आप नियमित रूप से सरल और शुद्ध भोजन करेंगे तो आप ठीक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उसका आपका वजन नॉर्मल ही रहेगा। वही है कि जिसे हम माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं कितना है, और उसे बदल सकते हैं, बदल समय के साथ बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो दूसरा उदाहरण वजन है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा ऊंचाई। ऊंचाई को हम माप सकते हैं, और ये छोटी उम्र में, कम उम्र में छोटी होती है, और जैसे जैसे हम बड़े जाते हैं वो ऊंचाई बढ़ती रहती है। समझ में आया आपको, चर क्या होता है, चर के उदाहरण। ठीक है, आगे चलते हैं हम सांख्यिकी श्रृंखला के प्रकार। उससे पहले हम बात करेंगे सांख्यिकी श्रृंखला क्या होती है। तो सांख्यिकी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जो एक क्रम के अनुसार चलती है। सांख्यिकी श्रृंखला कौन सी श्रृंखला होती है, ये वह श्रृंखला होती है जो एक क्रम के अनुसार चलती है, उसे सांख्यिकी श्रृंखला कहते हैं। अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। इसके 3 प्रकार हैं टोटल। कौन कौन से, व्यक्तिगत श्रृंखला, विविध श्रृंखला, आवर्ती श्रृंखला। इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे हम। पहला है व्यक्तिगत श्रृंखला। क्या होती है व्यक्तिगत श्रृंखला? व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें आवर्ती नहीं होती। अब कहेंगे आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये 0 से लेकर 10 तक के जो बीच की संख्याएं हैं वो 4 बार आई है, 4 बार रिपीट हुई है, तो वो होती है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जो रिपीट हुई है। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत श्रृंखला होती है उसमें क्या होता है, कोई आवर्ती नहीं होती। उदाहरण, जैसे आपके रोल नंबर दिए होते हैं, नाम दिए होते हैं, और आपके मार्क्स दिए होते हैं। आपके रोल नंबर, जब कोई टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर है, उसके पास आपके सारे रोल नंबर होंगे, पूरी क्लास के नाम होंगे, और जिस सब्जेक्ट में का टीचर है उसके पास उस टीचर के सब्जेक्ट टीचर के सारे नंबर होंगे। समझ रहे हैं आप? उस प्रकार उसमें कोई आवर्ती तो होती नहीं, कोई रिपीटेड तो होती नहीं कि हाँ कुछ होती है, नहीं होती। जैसे नाम दिए हैं, रोल नंबर दिए हैं और अंक दिए हैं, तो उसमें कोई आवर्ती नहीं होती, इसलिए हम उसे व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप जब लिस्ट देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। जब टीचर के पास लिस्ट देखी होगी आपने, तो नाम, रोल नंबर और अंक दिए होते हैं, उसमें कोई रिपीटेशन, कोई आवर्ती नहीं होती, तो व्यक्तिगत श्रृंखला उसे कहते हैं जो आवर्ती नहीं लिखी होती उसमें। समझ में आया? आगे चलते हैं विविक्त। विविक्त क्या होता है? विविक्त वह श्रृंखला है जिसमें आवर्ती के साथ श्रृंखला लिखी जाती है। हर प्रत्येक प्रत्येक वर्ग के साथ आवर्ती लिखी जाती है, उसे विविक्त श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आवर्ती प्रत्येक के साथ लिखी हुई है तो विविक्त श्रृंखला होगी। समझ में आया? चलते हैं हम आगे की ओर। आवर्ती वितरण। आवर्ती वितरण क्या होता है? जब आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों और सीमाओं में वर्गीकृत कर दिया जाता है, उसे आवर्ती वितरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इसी तरह के चैप्टर लेकर आते रहें। ठीक है, और किसी भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम सुधार कर सकें। चलते हैं हम अपने वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। आवर्ती वितरण के प्रकार। उससे पहले हम जानेंगे आवर्ती वितरण। वो हम जान चुके हैं, आवर्ती वितरण क्या होता है। जब आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों और सीमाओं में वर्गीकृत किया जाता है, उसे आवर्ती वितरण कहते हैं। अब उसके प्रकार हैं कुछ।
उदाहरण की सहायता से समझेंगे हम। पहला है अपवर्जी श्रृंखला, ध्यान से सुनिएगा इसे। अपवर्जी श्रृंखला, अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें किसी वर्ग के ऊपरी सीमा सम्मिलित नहीं होती। दोबारा सुनिएगा, रिपीट करता हूं। अपवर्जी श्रृंखला कौन सी श्रृंखला होती है? अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें किसी वर्ग के ऊपरी वर्ग सीमा शामिल नहीं होती। अब आप कहेंगे ऊपरी सीमा क्या होती है? जो पहली सीमा होती है वो होती है निचली सीमा, निचली सीमा हो गई। और जो आगे की होती है उसे हम कहते हैं ऊपरी सीमा। क्या होती है? ऊपरी सीमा। ठीक है, तो अपवर्जी श्रृंखला में क्या होता है, ये उदाहरण है इसका, समझिएगा। जैसे निचली सीमा 0 है, 10 क्या है? ऊपरी सीमा है। 10 निचली सीमा है, 20 ऊपरी सीमा है। तो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, उसको दोबारा रिपीट करता हूं, समझ जाइएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जो किसी वर्ग में ऊपरी वर्ग सीमा शामिल नहीं होती। तो आप देख रहे हैं ऊपरी वर्ग सीमा ये है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें ऊपरी सीमा 10 है, तो 10 इसमें शामिल ना होके आगे आ जाएगा इसमें। उसी प्रकार ऊपरी सीमा इसमें 20 है, 20 इसमें शामिल ना होके आगे शामिल होगा, इसलिए हम इसे अपवर्जी श्रृंखला या असम्मिलित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में असम्मिलित श्रृंखला पूछ ली जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपवर्जी श्रृंखला ही असीमित श्रृंखला होती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दूसरी समावेशी श्रृंखला पे। कौन सी? समावेशी श्रृंखला। आप ये जान गए होंगे, पहली संख्या होती है वो निचली होती है और जो आगे की होती है वो ऊपरी होती है। ठीक है, बात करते हैं समावेशी की। समावेशी क्या होता है? समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें किसी वर्ग के ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। देखिए उदाहरण की सहायता समझते हैं। जैसे 0 से 9, तो जो किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा है, ऊपरी वर्ग सीमा ये है, तो इसी वर्ग में वो शामिल होगी। जैसे 0 से लेकर 9, तो 9 है वो इसी में शामिल होगा, इसलिए हम इसे समावेशी श्रृंखला कहते हैं या सम्मिलित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, फिर से देखता हूं आगे की ओर, जिसमें लिखा हुआ है 9 से 19, तो इसमें क्या होगा? किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा, किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा इसी में शामिल होगी। जैसा कि इसमें यह है 19 तक है, तो 19 इसमें शामिल होगा। उसके बाद किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा 29 है, तो ये क्या होगा? 29 इसी में शामिल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम खुले सिरे वाली श्रृंखला। खुले सिरे वाली श्रृंखला, पहले परिभाषा जानेंगे क्या होती है। खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रथम वर्ग की निचली वर्ग सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा नहीं दी जाती। उदाहरण की सहायता समझते हैं। खुले सिरे वाली श्रृंखला यह श्रृंखला होती है, उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ग में निचली वर्ग सीमा नहीं दी और अंतिम वर्ग में ऊपरी वर्ग सीमा नहीं दी। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला को हम खुले सिरे वाली श्रृंखला कहते हैं। समझ में आया आपको? चलते हैं आगे की ओर, जिसे हम कहते हैं संचय श्रृंखला। संचय श्रृंखला क्या होती है? ये वह श्रृंखला होती है जो लगातार आवर्तियां जोड़ी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया है, संचय का मतलब होता है जुड़ते जाना, आवर्ती मतलब श्रृंखला मतलब आवर्तियों के अनुसार। तो इसमें क्या होता है, जो आवर्तियां होती हैं वो जुड़ती रहती हैं। जैसे 10 से कम में 3 है, तो 20 से कम कितनी आ गई? 7। तो ये 3 है, ये 7 होगा, क्योंकि 4 ये और 3 ये 7। मतलब जो आवर्तियां होंगी, जो आवर्ती होगी वो आपकी जुड़ती रहेगी लेकिन घटेगी नहीं। ऐसी श्रृंखला को हम संचय श्रृंखला कहते हैं। समझ में आया आपको? एक लाइक कीजिए, अपना प्यार बरसाइए, देखता हूँ आपको कितना समझ में आता है। यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।